हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो ऊष्मागतिकी के टॉपिक पढ़े थे, आज हम उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चन है, ऐसे मान लो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बना के लाया हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो देखो कि कोई निकाय तापीय संतुलन साम्य में कहा जाता है। तापीय संतुलन साम्य में कहा जाता है। याद करो, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था। तापीय संतुलन या तापीय साम्य का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये एक निकाय है, ठीक है। यहां पर मान लो कि दो निकाय है, ये ए निकाय है और यहां पर कौन सा बी निकाय है। अगर ये दोनों तापीय साम्य में है, तापीय संतुलन अवस्था में है, इसका मतलब इन दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के तापमान क्या होंगे, सेम होंगे। तापमान सेम होंगे तो याद करो तापमान किस में आता था। दो प्रकार के वेरिएबल बताए थे मैंने, एक तो होता है स्थूल और एक कौन सा होता है, सूक्ष्म। इस तरीके से दो प्रकार के वेरिएबल बताए थे मैंने। तो इसमें देखो, अब ऑप्शन देखते हैं। तो टेम्परेचर किस में आता है, स्थूल में आता है। तो स्थूल चर समय में परिवर्तन नहीं करते, सूक्ष्म चर समय में परिवर्तन नहीं करते। तो देखो, सूक्ष्म वाले ऑप्शन तो रहेंगे ही नहीं, ये तो वैसे ही कट गए। अब स्थूल चर समय में परिवर्तन, समय मतलब समय के साथ परिवर्तन करते हैं। समय में का मतलब नहीं है, यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन करते हैं। तो अगर मान लो स्थूल चर यानी टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो ये तापीय साम्य में कैसे रहेगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्थूल चर जो है वो समय के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये वाले जो मैं आज के क्वेश्चन लेके आया हूँ एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन बनाने में मुझे काफी समय लगा है। एनसीईआरटी की जो आप लोगों की बुक चलती है 11th क्लास की, उसमें से ये क्वेश्चन बनाए। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना इनको, आप लोग देखना जरूर कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन वैसे तो इजी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो आप लोगों को वही समझना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है कि पृथक रूप से तृतीय निकाय के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होते हैं। सेम ऐसा ही लैंग्वेज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब देखो, ये लैंग्वेज थोड़ी ऐसे टफ है, सेम ऐसी लैंग्वेज लिखी है, एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसी ही लैंग्वेज मिल सकती है, इसलिए ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथक रूप से तृतीय निकाय के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय, मतलब दो निकाय है यहां पे। ये मान लो दो निकाय है, ये कोई निकाय ए है, ये कोई निकाय बी है। ये दोनों तीसरे निकाय के साथ क्या है, तापीय संतुलन में है। ये दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय मान लो सी के साथ क्या है, तापीय संतुलन में। ये भी इसके साथ तापीय संतुलन में, ये भी इसके साथ तापीय संतुलन में है। तो उपरोक्त कथन है, बताओ ऐसा कथन कौन से नियम के लिए पढ़ा था हमने। याद करो मैंने क्या बताया था, सेम ऐसा ही चित्र बना के मैंने बताया था कि मान लो ये निकाय ए है, ये बी है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों में कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। ए जो है बी के साथ, ए जो है सी के साथ तापीय संतुलन में है, बी जो है वो सी के साथ तापीय संतुलन में है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या कहता था कि ए और बी भी आपस में क्या होंगे, तापीय संतुलन में होंगे। देखो नियम क्या था, नियम ऐसे था कि अगर ए और सी का टेम्परेचर, तापमान समान है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टी ए बराबर क्या हो, टी सी। टी सी, और इसी तरीके से अगर टी बी बराबर क्या हो, टी सी। तो याद करो, शून्यांकी नियम ये कहता है कि टी ए, जो टी ए है और जो टी बी है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद करो, शून्यांकी नियम था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। फर्स्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर ऊष्मागतिकी पहले पढ़ी हुई है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन देखना, आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं बता रहा हूं मैच करना क्या गलत है या सही है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि
किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, कोई आदर्श गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। मैंने बार बार चीख चीख के बताया था आप लोगों की आंतरिक ऊर्जा का ध्यान रखना। आंतरिक ऊर्जा में दो, किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जाएं आती है। याद करो मैंने क्या कहा था कि मान लो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा है ई, इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं आती है। कौन कौन सी? एक तो काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है, जिसको हमने ई के लिखा था, मैंने जो ई के बताया था, प्लस एक इसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको ईपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईपी। और ये जो आंतरिक ऊर्जा है इसको ई से लिखा जाता है या कभी कभी इसको यू से भी लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? यू से भी लिख देते हैं। मैंने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की और जो गैस की स्थितिज ऊर्जा है, ये दोनों ऊर्जाएं मिलके क्या बनाती है? गैस की आंतरिक ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती है? गैस की आंतरिक ऊर्जा। और स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ये अणुओं के विन्यास पर निर्भर करती है, अणुओं के बीच में लगने वाले अन्योन्य क्रिया यानी आणविक बल पर डिपेंड करती है। अब आदर्श गैस में आणविक बल तो होता नहीं है, यानी ऐसे बताया था कि ये तो क्या होती है? जीरो। यानी किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा अगर डिपेंड करती है तो केवल किस पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी पर। तो ध्यान रखना, जो किसी भी गैस की, आदर्श गैस की, किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक जो ऊर्जा है वो डिपेंड करती है किस पर? उसकी काइनेटिक एनर्जी पर। किस पर? काइनेटिक एनर्जी पर, गतिज ऊर्जा पर। और स्टूडेंट्स मैंने ये भी समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी का संबंध ताप से होता है। तो सीधा सीधा अगर इसका संबंध ताप से है, टेम्परेचर से है, तो बताओ इसका संबंध भी टेम्परेचर से ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यानी अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल ताप पर। तो याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे कैसे छपा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, आदर्श गैस के लिए पूछ रहा है। आदर्श गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, आदर्श गैस में केवल आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ये आप लोगों को विशेष याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को बता दें, एक क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के दे दे कि आदर्श गैस के लिए कौन सा कथन सत्य है। आदर्श गैस में केवल आंतरिक ऊर्जा होती है, आदर्श गैस में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, आदर्श गैस में आंतरिक प्लस स्थितिज ऊर्जाएं दोनों होती है, आदर्श गैस के अणुओं में दोनों ऊर्जाएं नहीं होती है। ऐसे चार ऑप्शन दे दे। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आदर्श गैस में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है आंतरिक ऊर्जा में, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ये गैस के ताप पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए वीडियो को पॉज करके कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बता रहा हूं कि जब किसी गैस की अवस्था को संतुलन अवस्था ए से अन्य संतुलन अवस्था बी तक रुद्धोष्म रूप से परिवर्तित किया जाता है। मतलब कोई गैस है, इसके लिए ये अगर पीवी वक्र बनाए तो मान लो ये पीवी वक्र है, इधर तो है पी और इधर क्या है स्टूडेंट्स? वी, ठीक है। अब यहां पर कोई पॉइंट है ए, कोई अवस्था है ए, और यहां पर कोई अवस्था है बी। कहा है कि ए से बी तक रुद्धोष्म रूप से परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है? रुद्धोष्म रूप से। कहां से? ए से लेके बी तक। आया समझ में? तो मुझे इस बी को थोड़ा इधर बनाना चाहिए। तो मान लो ये बी जो है वो यहां पे है, तो ए से बी तक ये रुद्धोष्म रूप से परिवर्तित होता है। कोई निकाय, ये बी पॉइंट है अपना। आया समझ में? नेक्स्ट लिखा हुआ है, निकाय पर किए गए कार्य की मात्रा 35 जूल होती है। कितनी होती है? 35 जूल। तो देखो पहले यहां तक देखते हैं यहां तक क्या बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, क्या कहा है? आंतरिक, ये कहा है कि रुद्धोष्म रूप से परिवर्तित होता है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका परिवेश के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो अपना ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि डी क्यू बराबर क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। याद करो ऐसे लिखा था ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। इसमें डी क्यू क्या था? गैस को दी गई ऊष्मा ऊर्जा, और ये गैस को दी गई ऊष्मा ऊर्जा यहां पर कितनी रहेगी? डी क्यू बराबर कितना रहेगा? जीरो। जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि अपना प्रक्रम कैसा है? रुद्धोष्म है, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया जीरो, और इधर क्या आ गया? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आया समझ में? अब देखो इसमें क्या है कि किए गए कार्य की मात्रा 35 जूल है, यानी डी डब्ल्यू का मान दे दिया हमें। डी डब्ल्यू का मान कितना दे दिया? 35 जूल। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे से समझाया था, मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था आप लोगों को कि ये आप लोग चाहे कुछ लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना
क्या चिन्ह परिपाटी मैंने समझाई थी कि निकाय पर किए गए कार्य की मात्रा, निकाय पर कार्य हम कर रहे हैं, निकाय पर जब हम कार्य करेंगे तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जब निकाय खुद कार्य करेगा तो कार्य धनात्मक होगा। मैंने पहली क्लास में समझाया था आप लोगों को। तो यहां पर कार्य हम कर रहे हैं इसका मतलब माइनस में। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इधर लिखता हूं मैं कि 0 बराबर du प्लस dw का मान बताओ कितना लिखूं मैं, प्लस में नहीं माइनस में लिखेंगे अपन dw का मान। dw का मान किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। du माइनस 35 जूल। आया समझ में इतना? क्यों किया मैंने माइनस में? देखो ये तो dq से 0 हो गया, यहां पे dq है वो 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि प्रक्रम रुद्धोष्म में था। du आंतरिक ऊर्जा अभी हमें पता नहीं है, और जो dw है वो दे रखा है 35 जूल है, लेकिन 35 जूल कैसा है, ऋणात्मक है, क्योंकि कार्य हम कर रहे हैं इसलिए माइनस में लिखा। तो बताओ du का मान कितना आ गया, du बराबर कितना आ गया, 35। 35 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 35 जूल आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, यदि गैस को प्रक्रम द्वारा, कोई अन्य प्रक्रम ले रहे हैं, किसी अन्य प्रक्रम द्वारा ए से बी तक लिया जाता है, मतलब अब कोई दूसरे तरीके से, अपन दूसरे तरीके से ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है, किसी अन्य तरीके से जा रहे हैं, तो निकाय द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा कितनी है, 12 कैलोरी है। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी है, 12 कैलोरी है। तो निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा? आया समझ में? दोबारा से यही नियम लगाओ, दोबारा से, क्योंकि अब प्रक्रम चेंज हो गया, प्रक्रम चेंज हो गया तो ये नियम दूसरे तरीके से लगा के देखेंगे। तो देखो नियम क्या है, dq बराबर du प्लस dw। ठीक है, dq ऊष्मा ऊर्जा, कितनी ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, 12 कैलोरी। ये तो होगी 12 कैलोरी, लेकिन 12 कैलोरी में नहीं चाहिए हमें, जूल में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर अपना मात्रक क्या बन रहा है, जूल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि 12 कैलोरी, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए हमें इसको गुणा करना पड़ेगा कितने से, 4.2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। तो 12 कैलोरी बराबर 12 से गुणा कर देंगे इसको, बराबर du का मान हमने यहां पे निकाला है 35 प्लस dw हम ज्ञात कर सकते हैं। बताओ स्टूडेंट्स, ज्ञात कर सकते हो क्या? बहुत आसान है। देखो इसको हल कर लो, इसको हल करोगे तो कितना आएगा, ये 4, ये 2 इधर आ जाएगा, और 50, ये 50.4, 35 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 35 बराबर dw। बताओ dw के लिए हल कर लोगे क्या, 50.4 में से 35 गए तो, 50.4 में से 35 गए तो ये कितना बन जाएगा बताओ। देखो ये हो जाएगा, 0 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 4 और 5, 15.4 जूल इसका आंसर आ जाएगा। घटा के देखना आंसर कितना आएगा, 15.4 जूल। सही है स्टूडेंट्स, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, देखो यहां पर फिर से देखो कि कोई प्रक्रम चल रहा है, कहा है कि एक प्रक्रम चल रहा है ए से बी तक, ए से बी तक एक बार तो रुद्धोष्म रूप से लेके गए, एक बार किसी अन्य तरीके से लेके गए। जब रुद्धोष्म रूप से लेके गए तो निकाय पर कार्य किया, जो कार्य है हम कर रहे हैं तो माइनस का 35 आएगा, और 0 रुद्धोष्म प्रक्रम है तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, du आंतरिक ऊर्जा है। आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत आसान सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना, ट्राई करके देखना आप लोगों को कि एक विद्युत हीटर 120 वाट की दर से किसी निकाय को ऊष्मा प्रदान करता है। एक कोई निकाय है जिसको 120 वाट की दर से ऊष्मा दे रहा है। देखो ऊष्मा दे रहा है, ठीक है, अगर कोई निकाय ऊष्मा, किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो प्लस की आती है, निकाय से ऊष्मा ले रहे हैं तो माइनस की आती है। तो ऊष्मा हम दे रहे हैं कितना, 120 वाट। ठीक है, अब देखो वाट का मतलब होता है, 120 वाट का मतलब होता है जूल बटे, ये है जूल बटे सेकंड,
जूल बटे सेकंड। वाट क्या होता है? जूल बटे सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड में ही दे रखा है तो सेकंड ही मात्रक लेके चलेंगे। यानी एक हीटर जो है वो 120 जूल ऊष्मा ऊर्जा जो है वो प्रति सेकंड दे रहा है। 120 वाट का मतलब ये हो गया। यदि निकाय 80 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है। अरे सिंपल, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना घुमा फिरा के बोला है इसको कि एक हीटर है, मान लो पानी को गर्म कर रहा है, किस दर से गर्म कर रहा है? 120 वाट। 120 वाट का मतलब क्या है? 120 वाट का मतलब क्या है? 120 जूल बटे सेकंड। यानी 120 जूल ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है कितने समय में? 1 सेकंड में दे रहा है। अब इसमें से ये क्या कर रहा है? 80 जूल का कार्य कर रहा है प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 80 जूल का कार्य कर देता है। बताओ, 120 जूल उसने ऊष्मा ली, उसमें से 80 जूल का कार्य कर दिया तो कितनी ऊर्जा बच गई? बताओ कितनी ऊर्जा बचेगी? 40 जूल बचेगी। तो 40 जूल प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। आप लोग अगर ऊष्मागतिकी के नियम से देखो तो dq बराबर du प्लस dw। dq अवशोषित ऊष्मा 120 जूल प्रति सेकंड, तो 120 तो ये हो गया, बराबर du हमें आंतरिक ऊर्जा निकालनी है, प्लस कार्य देखो 80 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य संपन्न करता है, निकाय कर रहा है तो प्लस का कार्य आएगा, 80 आ जाएगा। अब 80 को इधर लेंगे तो 120 माइनस 80 बराबर ये किसका आंसर आ जाएगा? du का, जो कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 जूल प्रति सेकंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को ट्राई करना है कि किसी गैस के तापमान में वृद्धि की संभावना, किसी गैस के तापमान में वृद्धि की संभावना ऊष्मा प्रदान किए बिना इसमें गठित होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई निकाय है, इस गैस के टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो दो तरीके हैं अपने पास। सिंपल से पहले देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन इसमें कहा है कि संभावना ऊष्मा प्रदान किए बिना, मतलब हम इसको ऊष्मा नहीं दे रहे। बताओ कौन से प्रक्रम में ऊष्मा नहीं दी जाती है? ऊष्मा का आदान प्रदान सभी प्रक्रम में होता है, बस केवल एक में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? रुद्धोष्म में। तो रुद्धोष्म में नहीं होगा, यानी इन दोनों में से कोई आंसर आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। समतापीय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तापमान में वृद्धि की बात कर रहा है, तापमान परिवर्तित हो रहा है, और समतापीय में तो ताप बदलता ही नहीं है, यानी ये दो तो यही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अपन आगे देखते हैं किससे? ऊष्मागतिकी के नियम से देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी का नियम क्या था? dq बराबर du प्लस dw, ये था। dq जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि ऊष्मा प्रदान किए बिना हम ऊष्मा नहीं दे रहे। du प्लस dw ऐसे ही आएगा। तो हमें इसमें क्या पूछा है? तापमान में वृद्धि की संभावना। dw को इधर ले लेता हूं तो dw माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या आ गया? du। बताओ, du प्लस का यानी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो तापमान बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। इसके लिए कार्य जो है वो कैसा आना चाहिए? ऋणात्मक। और कार्य ऋणात्मक का मतलब कार्य हम कर रहे हैं। अब बताओ, किसी गैस पर, किसी सिलेंडर पर कार्य करोगे आप लोग तो क्या होगा? मान लो ये एक निकाय है, इस निकाय में यहां पर ये एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप लोग इस पर कार्य करोगे तो पिस्टन को दबाओगे नीचे की ओर, कार्य करोगे तो इस तरीके से पिस्टन को दबाना पड़ेगा। पिस्टन को दबाओगे यानी हम कार्य करेंगे, और पिस्टन को दबाओगे तो बताओ गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा, क्योंकि ये पिस्टन यहां से खिसक के नीचे आएगा। अरे मान लो पिस्टन है ये, अगर आप लोग दबाओगे तो गैस का क्या होगा? संपीड़न होगा, गैस कंप्रेस होगी, संपीड़न होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म तो क्यों? क्योंकि हम ऊष्मा ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। संपीड़न क्यों? क्योंकि कार्य कैसा है? ऋणात्मक। कार्य ऋणात्मक है यानी कार्य हम कर रहे हैं। जब कार्य हम करेंगे तो गैस का क्या करेंगे? संपीड़न करेंगे। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा चक्रीय प्रक्रम में संभव नहीं है? कौन सी बात जो है वो किसी चक्रीय, कोई भी एक प्रक्रम है उसमें संभव नहीं है। देखो, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगर याद करो, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, तो इसमें नहीं है, नहीं पूछा है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, सही बात है एकदम। अगर निकाय कार्य करता है तो कार्य धनात्मक होता है। निकाय को प्रदत्त ऊष्मा धनात्मक होती है, ये भी सही है। निकाय को अगर हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा का मान प्लस में लिखा जाएगा। चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन है ये, चिन्ह परिपाटी याद रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन बनता है यहां से।
निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है, यानी अपना आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा था। कौन सी चीज संभव नहीं है? यही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि निकाय पर कार्य तो क्या होता है, निकाय पर किया गया कार्य तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता है। निकाय से निकाली गई ऊष्मा, अगर निकाय से ऊष्मा निकाल रहे तो वो ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीन ऑप्शन सही है, नहीं है जो पूछा था वो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी आप लोगों को याद रखनी है। नहीं आप लोगों को पता, लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पहला जो वीडियो है ऊष्मागतिकी वाला, उसमें मैंने ये आप लोगों को लिखवाया था, अच्छे से समझाया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, यदि किसी गैस को 150 जूल किए गए कार्य द्वारा, मतलब हम कार्य कर रहे हैं, यहीं से लिखते चलते हैं, dw बराबर कितना है, 150 जूल। बताओ किए गए कार्य, कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य कैसा आएगा, माइनस का आएगा। आया समझ में? सही से लिख देता हूं मैं इसको। देखो dw बराबर कितना लिखूं मैं, 150 जूल। ये तो दिया है 150 जूल। किया गया कार्य यानी किसी गैस को 150 जूल किए गए कार्य द्वारा, कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। याद है इतना, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है। क्या कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी मैंने समझाया था कि संपीड़न में कार्य हम करते हैं। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, गैस की आंतरिक ऊर्जा। देखो इसको अपन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि dq बराबर क्या होता है, बताओ, du प्लस dw। देखो रुद्धोष्म यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी ये वाला पद तो क्या हो गया, जीरो। बचे ये दो पद, ये तो हो गया जीरो, du सॉरी इसको दोबारा देख लेते हैं, du प्लस dw। देखो dw का मान कितना है, माइनस का 150, तो मैं इसको माइनस का ही लिख देता हूं, ये माइनस का 150। बताओ माइनस के 150 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 150 हो जाएगा, तो 150 बराबर du। आया समझ में? 150 बराबर du, यानी du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, du आंतरिक ऊर्जा है, 150 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इन तीनों नियमों में सबसे ज्यादा अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम से बनेंगे, क्योंकि देखो ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ऐसे मान लो कि विशेष तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, जरूरी है लिखना। अगर इसको नहीं लिखोगे तो ऐसे मान लो कोई मतलब नहीं है आप लोगों की ऊष्मागति पढ़ने का। ठीक है, ऊष्मागति का देखो किस तरीके से इसमें उपयोग होता है। 1 किलोग्राम जल, यानी जल का हमें मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 1 kg। सही है, 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, यानी प्रारंभिक टेम्परेचर 40 है, बाद में कितना हो गया, 70। तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी मान लो या dt मान लो, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, ये 30 डिग्री सेल्सियस का हुआ, 30 का चेंज इन टेम्परेचर है। सही है, यदि इसके आयतन नियत रहता है, आयतन क्या रहता है, नियत, आयतन कांस्टेंट, यानी आप लोग ऐसे मान लो कि dv जो है, ध्यान रखना ये du नहीं लिख रहा मैं, dv आयतन में परिवर्तन, या आप लोग इसको डेल्टा v भी लिख सकते हो। इसका मान कितना है, 0, क्योंकि आयतन में परिवर्तन, आयतन नियत रहता, आयतन नहीं बदल रहा है, तो आयतन में परिवर्तन कितना है, 0 है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, किसमें पूछा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी किसका मान पूछा है, du का मान आप लोगों को पूछा है। ये तो है हो गया क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे हल करोगे। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि dq बराबर क्या होता है, du प्लस dw। यही होता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। अब अपने पास देखो इसमें क्या क्या नहीं है, dq नहीं है, एक तो du ज्ञात करना है, dw हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो dq निकालते हैं। देखो dq कैसे निकालोगे, याद करो जब मैं विशिष्ट ऊष्मा बता रहा था उस समय मैंने एक फॉर्मूला लिखा था। विशिष्ट ऊष्मा में क्या लिखा था कि dq बराबर क्या होता है, m s डेल्टा t, या dt इसको लिख दिया तो मैं dt लिख देता हूं, m s dt।
ठीक है। ऊष्मागतिकी का ये जो प्रथम नियम है, इसमें dq हमें निकालना है। dq कैसे निकाल रहे हैं? इस वाले सूत्र से निकाल रहे हैं। ये सूत्र कहां आया था? तो अपन जब दूसरी क्लास पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी की, तो उस समय मैंने विशिष्ट ऊष्मा आप लोगों को पढ़ाया था, उस समय ये क्वेश्चन बताया था। अब देखो, पहले तो dq से निकाल लेते हैं। m कितना? 1 kg। s क्या है? s है विशिष्ट ऊष्मा, एस है विशिष्ट ऊष्मा। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा आप लोगों को याद रखनी है स्टूडेंट। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4184। कितनी होती है? ये मान आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, वो मैंने लिखा नहीं है। 4184। ध्यान रखना ये क्या होती है? ये होती है, इधर लिख देता हूं मैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 4184। कितनी है स्टूडेंट्स? 4184। मात्रक ध्यान रखना, जूल बटे केजी केल्विन, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, S का मान आ गया। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री का है, तो इंटू 30। आया समझ में? ये तो किसका मान हो गया? DQ का मान हो गया। अब बताओ, DQ का मान हो गया DW। DW भी देख लेते हैं, DW कितना है यहाँ पे। DW का सूत्र क्या था? PdV। यही तो था डीडब्ल्यू का सूत्र। अरे कार्य का सूत्र देखो, कार्य भी हमने ज्ञात किया था, डीडब्ल्यू बराबर क्या होता है? पीडीवी। लेकिन ये कहा कि समायतनिक प्रक्रम में इसके आयतन नियत रहता है, यानी आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना है? 0। अगर इसमें परिवर्तन 0 रहेगा तो बताओ कार्य भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अपन इसको हल कर लेंगे, तो डी क्यू का मान ये रख लेंगे, डी यू हमें निकालना है। आप लोग ट्राई करके देखना इसका आंसर क्या आता है। वैसे इसका आंसर जो आएगा वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो, हल कर लो, इसको गुणा करके देख लो। गुणा करेंगे तो देखो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये आएगा 3 4 3 12 2 1 8 24 1 25 38 24 25 और 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो कितना आया ये? 1.2552 जूल। अगर इसको आप लोग लिखोगे तो ये लिख सकते हो 1.25 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कहाँ गलती हुई है। dt का मान 30 दिया हुआ सही है, 1 0 ये भी है, तो ये 5 घात आ जाएगी। सही है, यानी 1.25 गुणा 10 की घात 5, तो 1.25 गुणा 10 की घात 5 ये आप लोगों का सही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसका तरीका है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है हल कर सकते हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेके आए। क्वेश्चन तो खैर और भी लेके आया था, लेकिन अभी जो है ये इन्वर्टर, ये मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, तो अपन नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास आएगी उसमें इसको हल करेंगे। आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन ये है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप लोग पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेना, अपन नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप लोग, ये 3 क्वेश्चन है, मैंने जो क्लासें पढ़ाई हैं उनमें से ही है क्वेश्चन। आप लोग एक बार इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करना और फिर अपन नेक्स्ट जो क्लास आएगी उनमें इसको डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की पीडीएफ या इन क्वेश्चंस के जो भी है क्वेश्चन है, मैं एक पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। क्वेश्चन आप लोग अगर वहां ट्राई करना चाहते हो तो वहां ट्राई कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये 0 भूल रहा था मैं, तो 0 10 की घात 5 आ जाएगा, तो 1.25 गुणा 10 की घात 5 जूल ये इसका आंसर है। और तो इसके अगर अकॉर्डिंग देखे तो स ऑप्शन इसका हो जाएगा 1.24 10 की घात 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करके देखना, मेरे ख्याल से आप लोग इसको आसानी से हल कर लोगे। फिर अपनी जो भी अपनी अगली क्लास आएगी उसमें आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताए वो क्वेश्चन आप लोग हल करके देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।